गुड इवनिंग 11th क्लास के स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बड़े अच्छे होंगे, बड़े दुरुस्त होंगे, खुश होंगे, उत्साहित होंगे। 3 चैप्टर ठीक ठीक अच्छे से मस्ती के साथ कंप्लीट कराने के बाद आज बारी है चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th के लिए शुरू करने की। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले लेके मां सरस्वती का नाम और करते हैं शुरू आज का काम। और क्या है हमारा आज का काम? आज का काम है हमारा, अब घर बैठे केमिकल बॉन्डिंग होगी फोन पर, जब टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हमारे वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। केमिकल बॉन्डिंग में आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को शुरू करूं, मेरी कुछ हिदायत, कुछ इंस्ट्रक्शंस 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, और आज का लेक्चर जो हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए भी। 11th क्लास में अब तक के पढ़ाए हुए चैप्टर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो केमिकल बॉन्डिंग होता है। इफ आई टॉक अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशंस रिगार्डिंग क्लास 12th, इफ आई टॉक अबाउट ICSE बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12th, इफ आई टॉक अबाउट नीट, इफ आई टॉक अबाउट JEE, अब तक सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर अब आपके समक्ष आ रहा है। फ्यूचर केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री ऑनर्स, आप केमिस्ट्री से संबंधित अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, या फ्यूचर में अगर आप केमिस्ट्री को अपना हिस्सा, अपने अभिनय का हिस्सा रखना चाहते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग बड़े प्यार से, बड़े गौर से सुनने की आवश्यकता है। जहां तक केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है, इस चैप्टर का मीनिंग तो हम कुछ क्षण बाद समझाएंगे, लेकिन इस चैप्टर तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस की जो आवश्यकता पड़ती है, आज हम शुरुआत पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन से करेंगे और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग शब्द का मीनिंग आपको समझाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहली डेफिनेशन आती है अ मॉलिक्यूल। 11th क्लास में बैठने वाला हर एक बच्चा अच्छे से वाकिफ होता है मॉलिक्यूल शब्द से, लेकिन 11th क्लास का मतलब होता है शब्द को जानना। जानने के साथ साथ जितना आप जानते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आप अपने शब्दों को, जिन्हें आप जानते हैं, उन्हें आप बेबाकी से कह पाते हैं, लिख पाते हैं या नहीं। दिस इज व्हाट द केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट। सो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ शुरू करते हैं आज की पहली डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन है मॉलिक्यूल। मेरे प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूल का मतलब होता है अ स्पीसी दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एक स्पीसी जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनती है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं H2 की, दिस इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इफ आई टॉक अबाउट Cl2, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। इफ आई टॉक अबाउट P4, इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 एटम्स ऑफ फास्फोरस। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज कंपोज्ड ऑफ दिस इज द स्पीसी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, n atom of sulfur and 4 atoms of oxygen. Likewise, HCl also, it is composed of 2 atoms, n atom of hydrogen and n atom of chlorine. मेरे प्यारे बच्चों, if the molecule is composed of same kind of atoms, if it is composed of same kind of atoms, then it is known as homoatomic molecule. तब हम उसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इफ द स्पीसी इज कंपोज्ड ऑफ, या मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड, इसमें अलग अलग तरह के एटम्स, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम सल्फर का है और 4 एटम ऑक्सीजन के हैं। यहां पर इस स्पीसी को या इस मॉलिक्यूल को कहा जाएगा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हेटेरो शब्द मतलब अलग अलग के लिए, और होमो शब्द मतलब सेम काइंड ऑफ एटम्स के लिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले
यहां पर हम लोग जो बात करते हैं सीधी सी मॉलिक्यूल और उसके दो टाइप, स्पीसीज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स of same kind, then it is known as homoatomic molecules. If a species is composed of या formed by the combination of atoms of different kind, then it is known as heteroatomic molecule. यहां से अब हम चैप्टर के इतने हिस्से की डेफिनेशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं बॉन्ड से। चलो भाई जानने की कोशिश करते हैं बॉन्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ बॉन्ड। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले बॉन्ड की कोई और डेफिनेशन या कोई लाइन अगर मैं यहां पर लिखूं, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी स्पीशीज होती हैं सबके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ होता है। बॉन्ड का क्या मीनिंग है, कैसे उसको बोलना है, ये तो बाद की बात है, लेकिन मैं ये कहता हूं हर एक स्पीशीज जो हमारे सराउंडिंग में है, जो भी सराउंडिंग में है, उससे उसका आपस में कोई ना कोई बॉन्ड होता है। मैं आपसे कहता हूं एक परिवार की अगर बात करते हैं तो परिवार के अंदर एक बॉन्ड होता है इन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब हम और आप ट्यूटोरियल्स, मैं ट्यूटोरियल हूं और आप मेरे बच्चे हैं, मेरे और आपके बीच में भी एक बॉन्ड बना हुआ है, स्टूडेंट टीचर बॉन्ड। आप स्कूल में जाते हैं, आपके क्लासमेट्स के साथ आपका एक बॉन्ड बना हुआ होता है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्ड का मतलब होता है अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भैया बॉन्ड का मतलब ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जहां अट्रैक्शन होता है वहां चीज आपस में बंधती है। मेरे और आपके बीच में एक अट्रैक्शन है, तभी तो हम बंधे हुए हैं। इस वक्त मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो हमारे और आपके बीच में एक बॉन्ड है। रोज शाम को 7 बजे 8 बजे हर घर का टाइम टेबल अलग होता है, सारे सदस्य डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और खाना खाते हैं। वहां पर उन सब मेंबर्स के बीच में, इन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, एक बॉन्ड होता है जो उन्हें डाइनिंग टेबल पर एक साथ बांधता है। इसी प्रकार मॉलिक्यूल्स के अंदर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट, जो एटम्स को एक साथ बांधता है, राइट। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को एक साथ बांधता है मॉलिक्यूल के अंदर, उसे केमिकल बॉन्ड कहा जाता है, उसको केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स एटम्स टुगेदर, भैया कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, चीजें तभी बंध के बैठती हैं। आपकी फैमिली के मेंबर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी एक फैमिली है, तभी सारे मेंबर्स एक साथ बंधे हुए हैं और एक साथ बंध के एक घर में एक छत के नीचे बैठते हैं। इसी प्रकार यहां पर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो हाइड्रोजन को आपस में एक साथ बांधे हुए है। किसके अंदर बांधे हुए हैं? एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों साधारण सी भाषा में समझिएगा, बॉन्ड का मतलब या केमिकल बॉन्ड का मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को एक साथ मॉलिक्यूल के अंदर बांधता है। कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है जो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, n एटम ऑफ सल्फर और 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन को एक साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बांध के रखता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो इन एटम्स को एक साथ एकजुट रखता है, इकट्ठा रखता है, उसको केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। मेरा सवाल आता है सीधा, और सीधा ये सवाल है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। सबसे पहला सवाल, पहला क्वेश्चन आता है व्हाई डू एटम्स कंबाइन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। एटम आपस में कंबाइन करते क्यों हैं? भाई 2 एटम हाइड्रोजन के कंबाइन करे होंगे तभी जाके H2 मॉलिक्यूल बना होगा। 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम सल्फर का, 4 एटम ऑक्सीजन के आपस में कंबाइन करे होंगे तब जाके एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का बना होगा। तो सवाल आता है कि एटम्स आपस में कंबाइन क्यों करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप हमारे साथ एक बॉन्ड में, मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ बंधे हुए हैं। केमिस्ट्री का ट्यूशन आप कोचिंग मुझसे ले रहे हैं,
यानी कि हम और आप भी बंधे हुए हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, हमारे और आपके बीच में भी एक बॉन्ड है। तो आप अपने आप से सवाल करो कि आप मुझसे बंधे हुए क्यों हैं? क्योंकि हर एक इंसान अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी चाहता है, एक मजबूताई चाहता है, एक सेटिस्फैक्शन चाहता है। आपको लगता है कि केमिस्ट्री की कोचिंग सर से पढ़ने के बाद मेरी केमिस्ट्री के अंदर एक मजबूताई बनेगी, राइट, एक स्टेबिलिटी बनेगी और मेरा इस सब्जेक्ट से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसी प्रकार जानने की कोशिश करते हैं कि भाई एटम्स की ऐसी क्या मजबूरी होती है जो ये आपस में कंबाइन करते हैं। एटम्स आपस में कंबाइन जो करते हैं, समय दर समय साइंटिस्ट आते रहे और वो अपने अपने विचार रखते रहे कि एटम्स कंबाइन आपस में क्यों करते हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं जो कारण 11th क्लास के बच्चों को 9th और 10th क्लास में टीचर समझाते हैं। एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, इसका आंसर दिया लुईस और कोसल ने। सबसे पहली थियरी, फर्स्ट थियरी वाज प्रपोज्ड बाय लुईस एंड कोसल। पहली थियरी जो दी गई वो दी लुईस ने और कोसल ने। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं एटम्स कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन बस एटम्स कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट, टू कंप्लीट देयर डुप्लेट और ऑक्टेट। अब ये शब्द आप शायद 9th और 10th में बहुत अच्छे से जान जाते हो। डुप्लेट का मतलब क्या होता है और ऑक्टेट का मतलब क्या होता है। डुप्लेट शब्द इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, और ऑक्टेट शब्द जो इस्तेमाल होता है फिर रेस्ट ऑल एटम्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला कारण आया भाई एटम्स की मजबूरी क्या है, क्यों ये आपस में बंध के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्यों आपस में जुड़ के बैठते हैं, क्यों एक फैमिली बनाते हैं, क्यों एक मॉलिक्यूलर फैमिली बनाते हैं। सबसे पहला जवाब दिया और इसका एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन जो दिया या कारण जो बताया, वो कारण बताया लुईस और कोसल। लुईस और कोसल क्या कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो तो कंबाइन इसलिए करते हैं, रादर हाइड्रोजन ही कंबाइन करता है ताकि उसके लास्ट वाले शेल में, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स होते हैं वो इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएं, राइट। अब इसी बात पर यह पहला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, समय दर समय यह थियरी रिवाइज होती रही, क्यों कुछ एटम कंबाइन करते हैं, क्यों कुछ एटम कंबाइन नहीं करते, राइट। आपने H2 मॉलिक्यूल सुना होगा लेकिन आपने He2 मॉलिक्यूल नहीं सुना होगा, यह कभी नहीं बनता। तो इन सारी बातों का तमाम जवाब इस पूरे चैप्टर के अंदर मिलेगा। एटम कंबाइन क्यों करते हैं, लुईस और कोसल कहते हैं इसलिए करते हैं ताकि लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या 8 हो जाएं। क्लियर है? क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, या करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, इन तमाम बातों का उत्तर आपको, आंसर आपको इस चैप्टर के अंदर मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है रिगार्डिंग दिस चैप्टर। बड़े ध्यान से समझते रहिएगा। अब आता है हमारा इस चैप्टर को पढ़ाने का जो अंदाज है वो थोड़ा सा बाकी टीचर से अलग होगा, इसलिए फोकस करते रहिएगा। यहां पर आता है अब दैट इज टाइप्स। हम बात करते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मेरे प्यारे बच्चों, कितने तरह के बॉन्ड केमिस्ट्री में पाए जाते हैं। केमिस्ट्री के अंदर जो पाए जाने वाले बॉन्ड है, शॉर्ट नोट बनाते रहना आज साथ के साथ, क्योंकि लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, और कुल मिला के सभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। 4 तरह के बॉन्ड आप पढ़ने वाले हो और 2 साल के अंदर
2 साल के अंदर अगर मैं बात करूं, 2 साल के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर बच्चे को केमिस्ट्री में इन 4 बॉन्ड के विषय में पता लग जाए तो 12th में उसकी बल्ले बल्ले, नीट और जेई में उसकी बल्ले बल्ले, केमिकल इंजीनियरिंग में उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले, राइट। तो पहला बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड में पहला टाइप आता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा टाइप आता है, सेकेंड टाइप आता है कोवेलेंट बॉन्ड। यस यशी, इज इट विजिबल टू माई ऑडियंस, राइट। इसके बाद थर्ड बॉन्ड आता है हमारा, थर्ड बॉन्ड आता है, एंड थर्ड बॉन्ड इज बेसिकली जो आप पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितने तरह के बॉन्ड हैं, कितने तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम को आपस में जोड़ते हैं। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड तो अलग अलग तरह के होंगे ना। बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम को बांधता है। बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक फैमिली में होता है, पिता और पुत्र का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उन्हें आपस में बांध के रखता है। मम्मी और बेटे का होता है, भाई भाई का होता है, भाई बहन का बॉन्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक तरह का बॉन्ड, एक तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैमिली के मेंबर्स में पाई जाती है और शायद उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स का बॉन्ड आता है, 2 फ्रेंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपसे मैं पूछता हूं, क्या दोनों एक ही तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या दोनों अलग अलग तरह की है? शायद दोनों अलग अलग तरह की है। फिर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शिष्य और गुरु में आता है, यह भी एक अलग तरह का फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन क्या, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये सब बराबर है मैग्नीट्यूड में? शायद आंसर बराबर नहीं है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और कौन सा कम है, लेकिन आत्मा कहती है फैमिली मेंबर्स का जो बॉन्ड होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो सबसे ज्यादा होता है, राइट। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार एटम्स को बांधने वाला, इंसानों को आपस में बांधने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विभिन्न तरह के होते हैं। फैमिली बॉन्ड, ऑलराइट, गुरु बॉन्ड जो स्टूडेंट और टीचर में होता है, फ्रेंडशिप बॉन्ड, बड़े सारे बॉन्ड आते हैं, बड़े सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आते हैं। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास एटम्स को बांधने के भी बहुत तरह के बॉन्ड हैं, एटम्स के बीच में भी बहुत तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं। चौथा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है जो आप पढ़ने वाले हैं, एंड दैट्स नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। आज एक बात आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लेना, और बात यह है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर क्या आप इन चारों बॉन्ड को अच्छे से डिफाइन करने में सक्षम हैं या नहीं है? आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? सबसे मूल क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल यही है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहला बॉन्ड, अगर इंसानों को बांधने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग हैं, तो शायद सबसे पहला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इंसानों को आपस में बांधता है और लंबे समय तक बांधता है, वो शायद परिवार का बॉन्ड है, फैमिली बॉन्ड है। इसी प्रकार मैं भी केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, सबसे मजबूत बॉन्ड जो एटम्स के बीच में होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो एटम्स को बांधता है, मजबूताई के साथ बांधता है, हम शुरू करते हैं एक ऐसे बॉन्ड को। और ऐसा बॉन्ड कौन सा है? दैट इज आयोनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? दैट इज आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी पहचाना जाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी पहचाना जाता है, राइट। सो आई एम स्टार्टिंग विद फर्स्ट बॉन्ड, एंड द फर्स्ट बॉन्ड इज बेसिकली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। मेरे प्यारे बच्चों, आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है अ बॉन्ड which is formed by complete transfer of electrons, transfer
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, राइट, अगर दो एटम्स के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से पहचाना जाएगा। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं। ये ट्रांसफर कैसे होता है? पढ़ने की भी एक ट्रांसफरेंस हो रहा है, लेकिन ट्रांसफर कैसे हो रहा है? टीचर से स्टूडेंट की तरफ, टीचर देने वाला, स्टूडेंट लेने वाला है। ऐसे ही ये जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये होता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो मेरे प्यारे बच्चों, 11th ठीक है, 9th 10th में आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा, लेकिन 11th क्लास में आप नए स्वरूप में, नए अंदाज में, नए उत्साह के साथ, नए इंटरेस्ट के साथ आप सब्जेक्ट को कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, किससे किसके बीच में होता है? मेटल टू नॉन मेटल। कैसे? साधारण तौर पर एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल है जैसे कि एग्जांपल में हम बात करें सोडियम की। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। अब जो इलेक्ट्रॉन सोडियम छोड़ता है उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन करता है और बनाता है Cl नेगेटिव, राइट। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम छोड़ता है, क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बनाता है Cl नेगेटिव। अब इसने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली छोड़ा, इसने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन किया, राइट। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, आयंस के बीच में अब जो बॉन्ड बनेगा, ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो इन दोनों आयंस को एक साथ बांधेगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम दिया जाएगा आयनिक बॉन्ड। तो अब आप डिफाइन करो आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है। आयनिक बॉन्ड का सीधा सा मतलब है अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ। मैंने ज्ञान दिया, आपने उसे एक्सेप्ट किया, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, राइट। इसे कहा जाएगा, मैंने ये चोक फेंकी, आपने इस चोक को कैच किया, कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो गया चोक का। एक एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, दूसरे ने गेन कर लिया। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन दोनों आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो इन्हें एक साथ बांधेगा, उसको आयनिक बॉन्ड के नाम से पहचाना जाएगा। बढ़ते हैं डिटेल्ड स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं डिटेल नॉलेज। अब थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं आयनिक बॉन्ड के विषय में और ज्यादा बातें। यहां पर इसी एग्जाम्पल को और थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, अकॉर्डिंग टू लुईस एंड कौशल थियरी, क्यों बनता है और कैसे बनता है। Na के पास नंबर होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। क्लोरीन के पास क्या होता है? नंबर होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। अब यहां पर क्या होता है, अगर हम बात करें सोडियम में और क्लोरीन में, लुईस और कौशल ये कहते हैं अब ये दोनों एटम्स कंबाइन करेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इसके पास ये इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होता है और क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो सोडियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, साथ में बनेगा Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव ने भी जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया
वैसे ही लुईस क्लोसेल थ्योरी प्रूव हो जाती है कि यहां भी अब आप लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन देखेंगे और यहां पर भी लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अब इन दोनों आयंस को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में बांध के रखेगा, किन दोनों आयंस को, Na पॉजिटिव को और Cl नेगेटिव को, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब इनको आपस में बांध के रखेगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से पहचाना जाएगा। तो यहां पर इन दोनों एटम ने कंबाइन क्यों किया? इन दोनों एटम ने कंबाइन किया, किस लिए किया? रीजन था इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। एक इलेक्ट्रॉन देते ही इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और एक इलेक्ट्रॉन लेते ही क्लोरीन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया। आगे बढ़ने से पहले कुछ जनरल क्वेश्चंस आपसे लेता हूं और आप उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। टेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन विच ऑफ फॉलोइंग केसेस formation of ionic bond takes place. Formation of ionic bond takes place. आपको बताना है कौन कौन से केस में takes place। आप बताओ। यहां पर मैं कुछ ऑप्शन देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, Na एंड Cl। क्या ये दो एटम जब कंबाइन करेंगे तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी? क्या इन दोनों एटम्स के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा? दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हम यहां पर लेते हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। क्या इनके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी? और तीसरा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज क्लोरीन एंड क्लोरीन। मेरे प्यारे बच्चों, आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जरा डेफिनेशन पे फोकस करो। A bond which is formed by the complete transfer of electrons। लेकिन आगे भी सर ने कुछ बात लिखी हुई है, और क्या बात लिखी हुई है? फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। इसका मतलब जब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एक एटम मेटल का होना जरूरी है कम से कम, और दूसरा जो है वो नॉन मेटल होना जरूरी है। जरा चेक करते हैं, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। यस, यहां पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। क्या यहां पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी? यस, यहां पर कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर यहां पर बात करते हैं, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, यहां पर बिल्कुल नहीं, यहां पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। आपको कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकते हैं। मान लो 11th क्लास में अब आप आ गए हैं, तो इस तरह की जो चंचलता है उनको भेदना आपको बहुत ठीक से और मजबूताई के साथ आपको आना चाहिए। कैसी? सुनिए जरा। आपको ये भी दे सकते हैं, भाई हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड है NaCl, यहां पर दो हैं। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक एटम सोडियम का है, एक एटम क्लोरीन का है। दूसरा केस आपके पास MgO है और तीसरा केस आपके पास Cl2 है। बस फर्क कितना है, यहां दो एटम अलग अलग एटम्स के हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, यहां पर दो एटम्स अलग अलग तरह के हैं और यहां पर दोनों एटम सेम तरह के हैं। सवाल ये नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो तब होता है जब एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल होगा या ये जो स्पीसी होगी, और बेहतर तरीका है इसका, ये जो स्पीसी होगी यहां पर आयनिक बॉन्ड बनेगा, यहां पर ये दोनों आयनिक बॉन्ड से बंधे हुए होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन्हें एक साथ बांधे हुए है वो आयनिक बॉन्ड होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दोनों को एक साथ बांधे हुए है वो भी आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि एक मेटल है एक नॉन मेटल है, इनके बीच में भी आयोनिक बॉन्ड। लेकिन अगर बात यहां की करते हैं तो यहां पर दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं, दोनों के दोनों नॉन मेटल हो या दोनों के दोनों अगर मेटल हैं, तो उस केस में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो यहां पर जो बॉन्ड है वो आयोनिक नहीं, मैंने लिख दिया नॉन आयनिक। नॉन आयनिक का मतलब क्या है? अब चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड बने, चाहे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बने, कोई सा भी बॉन्ड बने, लेकिन आयोनिक बॉन्ड
नहीं बनेगा। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहां पर आपसे नेक्स्ट बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल आता है, और वो एग्जाम्पल हम जो लेते हैं, वो एग्जाम्पल हम लेते हैं दैट इज मैग्नीशियम का। यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम का, NaCl का एग्जाम्पल लिया। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रब करता हूं इसको, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। राइट, अब यहां पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल जहां पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल इज ऑफ दैट इज मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले शेल में। इसके बाद लेते हैं दूसरा एटम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। अब होगा क्या, यहां पर इसके लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, इसमें 2 की कमी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। जब ये करेगा तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीटली देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीटली एक्सेप्ट करेगा। इसने दोनों कंप्लीटली इसको दे दिए। यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 और यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2,8। इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसलिए ये 2 एटम कंबाइन करे अकॉर्डिंग टू लुईस एंड क्वेश्चन। अब कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों को एक साथ बांधेगा, किस किस को आप बांधेगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव को, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव को। भैया ऑपोजिटली चार्ज आयन है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको आपस में बांधेगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से पहचाना जाएगा। आशा करता हूं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अर्थात आयनिक बॉन्ड आपको बखूबा बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आयनिक बॉन्ड से जुड़ी हुई कुछ बातें, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो टर्म है, आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, और लर्न होना चाहिए इलेक्ट्रोवैलेंसी। भाई वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते वक्त, अर्थात आयनिक बॉन्ड बनते वक्त कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम ने छोड़े या दूसरे एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, यानी कि हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। भैया कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, उसे उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी के नाम से पहचाना जाता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्यों भाई, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो बोलेंगे कोवैलेंसी। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हुई 1, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हुई 2। आगे बढ़ने से पहले यहां पर 2 बातें और आप अच्छे से जान लेंगे, और 2 बातें और अच्छे से क्या है, अच्छे से बातें ये हैं, 2 पॉइंट जिनके विषय पे आप घर पे खुद बुक्स उठाएंगे और उनका रीजन जानने की कोशिश करेंगे। पहला, ये जो आयनिक बॉन्ड होता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है, यानी कि जो अट्रैक्शन होता है वो किस नेचर का होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं। आयनिक बॉन्ड इतना मजबूत बॉन्ड होता है कि इन आयंस को हिलने भी नहीं देता है, हल्का सा वाइब्रेट तो कर लेते हैं पर हिलने भी नहीं देता है, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ये होता है। इसीलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर माना जाता है, राइट, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो 2 फिक्स आयंस के बीच में होता है उसके नेचर को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। और साथ के साथ नेक्स्ट पॉइंट एक और आप नोट कर लेंगे कि दिस इज नॉन डायरेक्शनल, यहां पर ये जो बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है,
कई बार एमसीक्यूज में कुछ टर्म्स ऐसी पूछ ली जाती हैं, भाई एक बॉन्ड है विच इज नॉन डायरेक्शनल, एक बॉन्ड है विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक बॉन्ड है विच इज इलेक्ट्रोवेलेंट, और बच्चा क्लास से पढ़ के जाता है केवल आयनिक बॉन्ड। तो ये सब एक ही बातें हैं मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों। अब आप स्क्रीनशॉट लें और साथ के साथ हम तुरंत इसको रब। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर स्पीड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड करती है। भाई आप मान के चलो, दो टीचर के पास आप केमिस्ट्री का ट्यूशन लगाने के लिए गए, एक टीचर के साथ जाते ही तुम्हारा बॉन्ड बन जाता है, और एक टीचर के साथ आप हफ्ते 10 दिन भी रह लेते हैं, तब तक भी आपका बॉन्ड नहीं बनता है, तब भी एक स्टूडेंट और टीचर में जो इंटरेक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, वो भी इनबिल्ट नहीं होता है। ऐसे ही जानने की कोशिश करते हैं किन एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बहुत जल्दी करके बन जाता है, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को गवर्न करते हैं। चलते हैं पहले फैक्टर की तरफ। पहला फैक्टर होता है रेट, और रेट का मतलब होता है स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। शायद जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो मेटल एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो चलो पहले स्टेप को जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास सोडियम एटम है, सोडियम एटम है, और ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। अब हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल की जगह कोई और मेटल लेते हैं, दूसरा मेटल लेते हैं पोटेशियम मेटल। पोटेशियम का नंबर 19, 2,8,8,1। इसका साइज छोटा, इसका साइज छोटा, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा इसका न्यूक्लियस। इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा। आप बताओ कौन कितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। शायद यहां न्यूक्लियस पास में है, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर फोर्स से अट्रैक्टेड है, जल्दी से निकल नहीं पाएगा। ऑलराइट, जबकि अगर पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन दूर है, न्यूक्लियस से दूर है, और आराम से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो पहला स्टेप है, अगर हम पहले स्टेप की बात करते हैं, एक बार सोडियम को इलेक्ट्रॉन छोड़ना हो और एक बार पोटेशियम को इलेक्ट्रॉन छोड़ना हो, तो शायद इसका आंसर यही है कि बहुत जल्दी करके जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा वो पोटेशियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। और हमेशा याद रखिए, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उतनी जल्दी से दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो बताओ फास्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कहां पर होगी? जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, स्पीड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक बार आपसे पूछा जाए भाई NaCl बनाना है, NaCl बनाना है, और एक बार KCl बनाना है, बताओ जल्दी से कौन से नमक की फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगी? NaCl की जल्दी हो जाएगी, या आपसे पूछा जाता है कि बताओ KCl की जल्दी हो जाएगी? भैया एक बार सोडियम को इलेक्ट्रॉन देना है और एक बार सोडियम की बजाय पोटेशियम को इलेक्ट्रॉन देना है। बताओ क्लोरीन, क्लोरीन तो कॉमन हो गया दोनों में, अब बताओ जल्दी से सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा या पोटेशियम इलेक्ट्रॉन दे देगा? आंसर आएगा पोटेशियम। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा उतनी जल्दी से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ती है, उसको एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहां न्यूक्लियस पास है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। जबकि अगर पोटेशियम के केस में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्योंकि साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, राइट? यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, तो आप जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड फास्टर होगी। इसका मतलब लोअर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी,
फास्टर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसलिए हमने पहला फैक्टर लिखा, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब दो मेटल ले लिए जाएं जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी, उसकी स्पीड आयनिक बॉन्ड बनाने की ज्यादा होगी। लेकर आते हैं पीरियोडिक टेबल। हमारे पास पीरियोडिक टेबल लेकर आए कैमरामैन यश। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम मेटल्स लेते हैं भाई, यहां एक मेटल लेना है, एक नॉन मेटल लेना है, तो जानने की कोशिश करते हैं कौन से मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी से आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ऑलराइट, आप जानते हो सबसे बड़ा साइज इन मेटल्स का होता है, सबसे बड़ा साइज इनका होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम इन्हीं की होती है। मतलब ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं ये सबसे जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम देनी पड़ती है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। अब आपसे मेरा सवाल, बताओ भाई, सबसे कम इनमें सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम होगी सीजियम की। और आप जानते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा वहां होगी जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब पहले ग्रुप में सबसे जल्दी जो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कौन बनाएगा? सीजियम बनाएगा। थैंक यू यश। तो यहां पर अब आपसे कहा जाता है, कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ भाई LiCl, KCl और आपसे पूछ लिया जाए दैट इज CHCl, आप बताओ सबसे जल्दी आयनिक बॉन्ड किसके अंदर बनेगा? मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल। बिल्कुल यहां पर इन सबके बीच में आयनिक बॉन्ड बनने वाला है, सबके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, सबके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। सवाल यह है, अब इन तीनों को बढ़ते हुए स्पीड के क्रम में लिखिए कि सबसे जल्दी किन दो एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनने वाला है? सीजियम और क्लोरीन में, पोटेशियम और क्लोरीन में, और लिथियम और क्लोरीन में। आपको बताना है किन एटम्स के बीच में फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा होगी। भाई सीधी सीधी सी बात है, यहां से क्लोरीन को कैंसल आउट कर दो, इसका मतलब स्पीड में जो डिफरेंस आएगा वो क्लोरीन के कारण तो नहीं आएगा। अब अगर रीजन आएगा, अगर कारण आएगा, तो लिथियम के कारण आएगा डिफरेंस, पोटेशियम के और सीजियम के। मेरे प्यारे बच्चों, यहां 2 सेल होते हैं, यहां 4 सेल होते हैं और यहां 6 सेल होते हैं। इसका साइज सबसे बड़ा सीजियम का, और आपको प्रीवियस चैप्टर में भी हमने बताया है जिसका साइज सबसे बड़ा, सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम की है। और आप बताओ, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी जितनी कम होगी, स्पीड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड उतनी ज्यादा होगी। इस प्रकार एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ता है या उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। एक मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से पहचाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहां पर जनरली जो एनर्जी निकलती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से पहचाना जाता है। तो सेकंड फैक्टर क्या होता है? सेकंड फैक्टर होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब जितनी जल्दी से ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, फास्टर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। एक ने दिया, दूसरे ने गेन किया। अब गेन कौन करता है? जिसकी एफिनिटी ज्यादा होती है। और आप जानते हैं, हमेशा पिछले वाले चैप्टर में हमने आपको बताया है, जो जितना छोटा नॉन मेटल होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक बार हमारे पास फ्लोरीन है, यहां पर है फ्लोरीन, राइट।
फ्लोरीन का नंबर होता है 2,7। ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों गेन करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करते ही यहां पर तुरंत इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब फ्लोरीन का एटम छोटा होता है, एटम छोटा होता है, लेकिन आयोडीन का एटम बड़ा होता है, और ये इसका न्यूक्लियस रहा, ये इसका न्यूक्लियस रहा। यहां इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होता है, तो आयोडीन जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन कम होती है, कम होती है, क्योंकि ये इससे दूर होता है। तो आई नेगेटिव जल्दी नहीं बनता, जल्दी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है लो, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है हाई, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन है हाई। और आप जान जाओ, जो नॉन मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, अर्थात जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी, टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है जितनी ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां पर मोर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोर विल बी द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। और आपने देखा फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो सबसे जल्दी फ्लोरीन आयनिक बॉन्ड बनाएगा एज कंपैरिजन टू आयोडीन। अब आपसे क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in the order of rate of the reaction towards the formation of ionic bond। यहां पर आपको इन सबको अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। बाकी आप लिख लेंगे। बताइए भाई, सबसे जल्दी आयनिक बॉन्ड किस में बनने वाला है? एक बार मेरे पास NaCl है, एक बार मेरे पास NaBr है, और एक बार मेरे पास NaI है। बताओ सबसे जल्दी आयनिक बॉन्ड किस में बनेगा? आज के लेक्चर में पहला सवाल तो ये, क्या इनमें आयनिक बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा? एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, इसमें भी एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। सो नो डाउट वी कैन से यस, मेटल और नॉन मेटल है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इनमें आयनिक बॉन्ड जरूर बनेगा। सवाल आया तो बताओ, सोडियम सबसे जल्दी आयनिक बॉन्ड क्लोरीन के साथ बनाएगा, ब्रोमीन के साथ, या आयोडीन के साथ? मेटल की बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी लोअर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी, फास्टर विल बी द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, या फास्टर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। और अगर नॉन मेटल की बात करते हैं, मोर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, फास्टर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब यहां पर जो इफेक्ट है सोडियम की वजह से तो नहीं आएगा, सोडियम की वजह से तो नहीं आएगा। अगर इफेक्ट आएगा स्पीड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड पे, तो वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की वजह से आएगा। और आप जानते हैं पिछले चैप्टर में भी बताया है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस एटम की ज्यादा होती है जिसका साइज छोटा होता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस पास होता है। अब हम यहां पर बात करेंगे, कैमरामैन आर्यन, अब हम यहां पर बात करने वाले हैं, और यहां पर बात करने वाले हैं, बताओ भाई सबसे जल्दी आयनिक बॉन्ड कौन से नॉन मेटल्स बनाएंगे? भैया इधर नॉन मेटल्स होते हैं, ये रहे नॉन मेटल्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका साइज सबसे छोटा होता है। साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा। इसका मतलब हैलोजेंस मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव होते हैं और बहुत जल्दी करके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। और याद रहे, इनमें जैसे आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन की होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, साइज छोटा, ब्रोमीन से ज्यादा किसकी होगी? क्लोरीन की, क्योंकि उसका साइज और भी छोटा होता है। तो नॉन मेटल्स में जिसका साइज जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी और स्पीड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड उतनी ज्यादा होगी। यहां पर हमने विभिन्न तरह के क्वेश्चन आपको कराए, आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी फटाफट स्क्रीनशॉट लें और चलते हैं अब थर्ड फैक्टर की तरफ। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर,
और जनरली उस पार्ट की तरफ अब हम अग्रसर हैं जहां पर आयनिक बॉन्ड को लेकर क्वेश्चंस जेईई और नीट में पूछे जाते हैं। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, राइट, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है एंड फास्टर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। नॉन मेटल की जहां तक बात करते हैं, जितनी ज्यादा नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उतनी जल्दी से आयनिक बॉन्ड बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आप दो हिस्से देख चुके हैं। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड उतनी ज्यादा होगी या उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। इस नॉन मेटल की जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, राइट, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड उतनी स्पीड से होगी या उतनी जल्दी होगी। अब इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसने गेन किया, यहां आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी, यहां से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली रिलीज हुई। सवाल आया, इसने ट्रांसफर कर दिया, इसने गेन कर लिया, यानी कि फॉर्मेशन हो गई एक कैटायन की और एनायन की। बन गया कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। मेरे प्यारे बच्चों, बात सुनना जरा। जैसे यह पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, दूसरे ने गेन कर लिया, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इन आयंस की पैकिंग होती है सॉलिड के अंदर। ये रहा मेरे पास सॉलिड, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब क्या होता है? थर्ड स्टेप, आयंस फॉर्मेशन होगी और फिर वो आयंस एक सॉलिड के अंदर आपस में मिलकर बैठ जाते हैं। अब ये सॉलिड है NaCl का। अब इस सॉलिड के अंदर आप देखेंगे Na इज सराउंडेड बाई Cl एंड Cl इज सराउंडेड बाई Na, और ये जो आपस में आयंस बंधे हुए हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। ऐसे ही अगर दूसरे आयनिक सॉलिड का एग्जांपल लें, जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, राइट, बन गया Mg2 पॉजिटिव, बन गया O2 नेगेटिव। अब सॉलिड के अंदर 9th क्लास में 8th क्लास में आपको समझाया जाता था कि ऐसे बड़े सारे एटम्स होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आयनिक सॉलिड में ये जो एटम्स आपको बताए जाते थे, आयनिक सॉलिड में ऐसे ही बड़े सारे आयंस होते हैं। कैसे? जैसे कि से फॉर एग्जांपल यहां O2 नेगेटिव, यहां पर होगा आपका Mg2 पॉजिटिव। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो अपोजिटली चार्ज आयंस को एक साथ सॉलिड के अंदर, आयनिक सॉलिड के अंदर बांधता है, इसको कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है सॉलिड का, ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, जनरली 8th और 9th क्लास में आपने देखा होगा एटम्स ऐसे पास पास बंध के बैठ जाते हैं। सवाल आया, जब आयंस एक साथ ऐसे बंध के बैठेंगे, तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है लेटिस। इसको कहा जाता है लेटिस। मेरे प्यारे बच्चों, आयंस जब पैक होना शुरू हो जाएंगे, और पैक होके जब एक सॉलिड बनाते हैं, तो उस सॉलिड को लेटिस कहा जाता है। अब जब लेटिस बनता है, तो उस दौरान अपोजिटली चार्ज आयंस हैं, यहां से एनर्जी निकलती है, अपोजिटली चार्ज आयंस हैं, यहां से एनर्जी निकलती है, यहां से एनर्जी निकलती है। जो एनर्जी निकलती है आयनिक सॉलिड फॉर्मेशन के दौरान, उसको लेटिस एनर्जी कहा जाता है। ये एमसीक्यूज के लिए है, नोट करना जरा इस पॉइंट को। अब आता है, हमने कहा लेटिस एनर्जी। क्या कहा हमने? लेटिस एनर्जी। जब आयंस कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके एक सॉलिड बनाते हैं, ऐसे सॉलिड मैडम आपको बताती थी, अगर इनके अंदर अगर मैं अपोजिटली चार्ज आयंस अगर मैं बैठा दूं, तो इस सॉलिड को कहा जाएगा लेटिस। अब लेटिस फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी निकलती है बाहर, उसको लेटिस एनर्जी कहा जाता है। न प्रैक्टिकली ये पाया जाता है, प्रैक्टिकली इट हैज बीन फाउंड दैट
लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द सॉलिड। अब जिस सॉलिड में भैया स्टेबिलिटी कह लो या स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड मतलब जिस सॉलिड में फॉर्मेशन के दौरान जितनी ज्यादा एनर्जी निकलती है, जितनी ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी होती है, वो सॉलिड उतना ही सॉलिड होता है, उतना ही मजबूत होता है और उतनी ही जल्दी वो बिखरता नहीं है, तभी तो सॉलिड कहलाता है। सवाल आया अगर NaCl और अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो आप बताओ बेटे, इस सॉलिड में +1 चार्ज, -1 चार्ज, यहां से एनर्जी बाहर जाएगी, +1 -1, कम चार्ज तो एनर्जी कम बाहर जाएगी, ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं, चार्ज कम है, एनर्जी कम बाहर जाएगी, यानी कि आयनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो थोड़ी सी कम होगी। यहां पर चार्जेस ज्यादा हैं, अट्रैक्शन डबल है ऊपर वाले के मुकाबले, चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर जाएगी, लैटिस एनर्जी बाहर जाएगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी निकलती है हमने कहा उतनी ज्यादा होती है स्टेबिलिटी ऑफ द सॉलिड, मजबूताई उतनी ज्यादा होती है और उस सॉलिड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। या तो ये साइंटिफिक वर्ड से आप पढ़ लो या आप सिंपल एक तरीके से आप पढ़ सकते हैं। कैसे? ये वो टर्म्स हैं जब आपसे नीट और जेईई के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जनरली इन टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो लैटिस एनर्जी क्या हुई? लैटिस एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आयंस गेट पैक टुगेदर टू फॉर्म ए सॉलिड। जब आयंस, ऑपोजिटली चार्ज आयंस पैक होते हैं और पैक होके जो सॉलिड वो बनाते हैं उसे लैटिस कहते हैं, और उस दौरान बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो एनर्जी निकलती है बाहर उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड किस बात पर डिपेंड करती है? आयनिक बॉन्ड क्या है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड क्या है? Mg2 पॉजिटिव और O नेगेटिव 2 के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप बताओ, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या Mg2 पॉजिटिव और O नेगेटिव 2 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? तो शायद इसका साधारण सा आंसर ये है, चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। इसे स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड कह लो। एमसीक्यूज में बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कहा जाता है लैटिस एनर्जी, इसी को कहा जाता है स्टेबिलिटी और इसी को कहा जाता है स्ट्रेंथ। क्वेश्चन कैसे आएगा भैया? क्वेश्चन आएगा आप लोगों से इस प्रकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज। अरेंज द फॉलोइंग सॉलिड्स, अरेंज द फॉलोइंग सॉलिड्स, अरेंज द फॉलोइंग आयोनिक सॉलिड्स in order of their strength, in order of their strength। साधारण पेपर बना स्ट्रेंथ बोला जाएगा या इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ये भी पूछा जा सकता है। और बढ़िया पेपर बना स्टेबिलिटी मतलब लैटिस एनर्जी, किसके केस में? आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। चलो बच्चों, पहला ऑप्शन आप समझ गए होंगे NaCl, और सर पूछने वाले हैं MgO। अब आप जानते हैं यहां +1 चार्ज, यहां +2 चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, यानी कि मजबूत आयनिक बॉन्ड जो बनेगा इन दोनों के कंपैरिजन में जो बनेगा वो MgO में ज्यादा बनेगा। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो MgO रहेगा। चलो, आपसे कहा जाता है नेक्स्ट पार्ट, इन्हें बढ़ते हुए आयनिक बॉन्ड के क्रम में अरेंज करिए। आपके पास NaCl, आपके पास MgCl2, आपसे पूछा जाता है AlCl3। मेरे प्यारे बच्चों, Cl तीनों में कॉमन है। तो अब जो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड है या स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड है या लैटिस एनर्जी है या स्टेबिलिटी है, एक ही टर्म है, अलग अलग लेवल का पेपर होता है तो साइंस के वर्ड ही घूमते हैं बस।
बताओ भाई, ये भी आयनिक सॉलिड, ये भी आयनिक सॉलिड, ये भी आयनिक सॉलिड, किसके केस में आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी? भैया यहां पॉजिटिव 1 चार्ज, यहां पॉजिटिव 2 चार्ज, यहां पॉजिटिव 3 चार्ज, सबसे स्ट्रॉन्गर सॉलिड होगा, आयनिक सॉलिड होगा AlCl3, उससे कम MgCl2 और सबसे कम NaCl। लास्ट में एक और शॉर्टकट आपको देते हैं, और शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। आयन का साइज जितना छोटा होता है, दो छोटे आयन्स हैं, उनके न्यूक्लियस पास पास होते हैं, तो आपस में चिपक के स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ बैठते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड ज्यादा। लेकिन अगर आयन्स का साइज बड़ा होता है, बड़ा होगा, न्यूक्लियस दूर दूर होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। साइज बड़ा, न्यूक्लियस दूर, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड कम, क्योंकि न्यूक्लियस दूर है। तो यहां पर आप डायरेक्टली कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आयन। बताओ भाई नेक्स्ट सी पार्ट, और सी पार्ट है NaCl, NaBr और Na। सब में आयनिक बॉन्ड है, Na सब में कॉमन होगा, इसका साइज सबसे छोटा, इसका उससे बड़ा, इसका उससे बड़ा। हमने कहा साइज आयन का बढ़ता जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द आयनिक बॉन्ड कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये सबसे मजबूत आयनिक सॉलिड, और सबसे कम जो मजबूत होगा या इनके मुकाबले जिसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी आयनिक बॉन्ड की, वो होगा Na। आपसे सवाल आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। यहां पर है आपके पास NaCl, आपके पास है KCl और आपके पास है CHCl। Cl के कारण कोई डिफरेंस नहीं आएगा। Na पॉजिटिव आयन का साइज सबसे छोटा, K का उससे बड़ा, CS का उससे बड़ा। साइज ऑफ द आयन बढ़ता जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड कम होती जाएगी। आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ दो ही फैक्टर पर डिपेंड करती है, आयनिक बॉन्ड के अंदर या आयनिक सॉलिड के अंदर जो लैटिस एनर्जी होती है या उनकी स्टेबिलिटी, एक ही बात है। आप साधारण शब्दों में स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड ही समझ लो, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यहां पर साइज इसका सबसे छोटा, जिसका साइज सबसे छोटा, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड सबसे ज्यादा। NaCl सबसे मजबूत आयनिक सॉलिड होगा इन तीनों के कंपैरिजन में, और सबसे कम जो मजबूताई होगी वो CHCl में होगी। केमिकल बॉन्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका था, और यहां पर हमने ये पूरा इसका इंट्रोडक्शन आज आपको करा दिया। थैंक यू, हैव अ गुड डे।